नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोग का 11वें नंबर का है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों R की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपये है तो R को कितनी मजदूरी दी जानी है? ठीक है, P, Q और R तीन लोग हैं। P, Q और एक बार क्या है, तीनों मिल करके P, Q प्लस R तीनों मिल करके P 6 दिन में कर सकता है, Q 8 दिन में कर सकता है और तीनों मिल के 3 दिन में कर सकते हैं। इसका तीनों का आपको LCM लेना है। LCM ले लीजिए, कितना आएगा? 24 ले लेते हैं। 24 LCM ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वर्क है मेरा, टोटल मेरा काम है। ठीक है, 6 से 24 करना है तो कितना करना पड़ेगा? 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से 24 करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 है ये। उसके बाद 3 से 24 करना है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका P का एफिशिएंसी, P का क्षमता 4 आ गया है, मतलब P एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, Q का एफिशिएंसी 3 आ गया, मतलब Q एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? R का निकालना है, R का मजदूरी के बारे में। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। P का 4 आ रहा है एफिशिएंसी, Q का 3 आ रहा है। ठीक है, तो तीनों मिल के 8 आ रहा है। P, Q, R, इस तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 8। ठीक है, तो P और Q का तो 7 हो गए, तो R का बच गया 1, क्योंकि R का एफिशिएंसी है, मतलब R एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि R को कितनी मजदूरी दी जानी है। तो जब भी मजदूरी का बात करें ना, तो उसको उसकी इफिशियंसी के अनुसार बांट देना है, उसको उसकी क्षमता के अनुसार बांट देना है। ठीक है, P का क्षमता 4, Q का क्षमता 3, R का क्षमता 1। ठीक है, तो इसी रेशियो में 3200 रुपये को बांट दीजिए। 4, 3, 7, 1, 8, 8 का वैल्यू 3200 है, तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा? 400। वही तो निकालना है कि R को कितनी मजदूरी दी जानी है, तो 1 का वैल्यू आपका 400 रुपये आ गए, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस, क्रय मूल्य से, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक होना चाहिए? जब भी डिस्काउंट का बात करें, डिस्काउंट मतलब क्या? छूट। जब भी छूट का बात करें तो उसको आप कैसे निकालिएगा? उसको आप हमेशा मार्क प्राइस के टर्म में निकालिएगा, मतलब अंकित मूल्य के टर्म में। ठीक है, मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य के टर्म में निकालना है आपको छूट के बारे में। जब भी आपको लाभ या हानि दे, मतलब प्रॉफिट या लॉस हो, तो इसको आपको कॉस्ट प्राइस के टर्म में निकालना है, मतलब क्रय मूल्य के टर्म में निकालना है। कैसे निकालना है? मान लीजिए कि आपको लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 5% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते थे? 1/20 लिखते थे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस 20 को आप क्या मानते थे? इस 20 को हमेशा आप कॉस्ट प्राइस मानते थे, और 1 का प्रॉफिट होता था तो आप इसका SP 21 कर देते थे, मतलब सेलिंग प्राइस इसका 21 कर देते थे।
ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम जब भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज देना, मान लीजिए कि आपको 5% का डिस्काउंट मिला है, 5% का डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है आपको, ठीक है। तो 5% को कितना लिख सकते हैं आप फ्रैक्शन में, 1/20, ठीक है। 5% का छूट है तो कहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 20 क्या है, ये 20 आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य इसको हम बोलेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस मेरा अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। 20 मेरा अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, तो मेरा सेलिंग कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20 में से 1 घटा दीजिए, 19 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे खेलना है कि जब मेरा डिस्काउंट परसेंटेज दे तो हम उसको मार्क प्राइस के टर्म में लिखेंगे, अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे, और जब भी हमको लाभ दे हानि दे तो उसको हम कॉस्ट प्राइस के टर्म में यानी क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में था कि 22% का डिस्काउंट दिया गया है, 22% का डिस्काउंट दिया गया था। जब भी डिस्काउंट दे तो उसको हम मार्क प्राइस के टर्म में लिखेंगे, अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे। तो मान लीजिएगा मार्क प्राइस को हम MP लिखे, मार्क प्राइस, इस पे हम 22% का डिस्काउंट दे दिए, तो 100 में से 22 घटा दीजिए, कितना आएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। और जब भी हमको पता है कि लाभ का बात करें तो हमको CP के टर्म में लेना है, लाभ को CP के टर्म में, कॉस्ट प्राइस के टर्म में, ठीक है। गुना 17% का लाभ है तो 100 और 17 जोड़ दीजिए, 117 इसका आ जाएगा, ठीक है। MP और CP का रेशियो निकालिए, कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितना आ जाएगा, 117/78। 39 से 2 बार में चला जाएगा और 39 से 3 बार में चला जाएगा, मतलब आपका मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, किससे अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य से। तो आपका 2 तो क्रय मूल्य हो गया, CP कॉस्ट प्राइस हो गया, 3 आपका क्या है, मार्क प्राइस है। तो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब क्रय मूल्य कितना है, 2 है, गुना 100 कर दीजिए, वही आपका परसेंटेज निकल गया, 50 से काट दीजिए, तो आपका 50% ज़्यादा है, ठीक है। 50%, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है 3 नंबर, यदि एक राशि निश्चित दर पे 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पे कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, यही पूछा है, साधारण ब्याज का है। ऐसा क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा, तो आप क्वेश्चन देख के ही अटेम्प्ट कीजिए कि साधारण ब्याज का पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साधारण ब्याज का है, 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 4 ईयर में, वाई ईयर का मतलब ईयर, वाई ईयर का मतलब कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, दोगुना हो जाता है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपको पूछा है कि 16 गुना होने के लिए, मतलब हम x ईयर ले लेते हैं कि x ईयर में कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, 4 को तो 4 ही रहने देना है, x को भी x ही रहने देना है, ठीक है। 2 में से 1 घटा देना है, 2 - 1 करना है और 16 - 1 करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4/x = 1/15, ठीक है। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, x का वैल्यू आपका 60 ईयर आ गया, मतलब 60 साल बाद उसका जो 16 गुना उसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। पहले 2 गुना हुआ था, अब 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ था, कैसे किए हम, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि आपका एक ईयर y1 दिया हुआ है, एक ईयर आपको y2 निकालना है, ठीक है। जितना टाइम दे उसमें से 1 घटाना है, मान लीजिए 2 टाइम्स है तो मान लीजिए हम n1 लिए, उसमें से 1 घटा दिए,
ठीक है, N2 लिए मतलब नंबर ऑफ टाइम्स लिए, उसमें से 1 घटा दिए। ठीक है, यही आपका फार्मूला है। तो आपका फार्मूला ध्यान में नहीं रखना है, इसका अप्रोच याद रखना है कि क्या करते थे हम क्या नहीं करते थे। ठीक है, 4 ईयर में क्या किए थे, इसको तो सेम रहने दिए, 2 में से 1 घटा दिए, 16 में से 1 घटा दिए, बाकी जो निकालना था x का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 60 ईयर होगा, 60 साल। चलिए, 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। ठीक है, 250 सैनिक थे, उनके खाने पीने के लिए 30 दिन का व्यवस्था था, लेकिन किसी वजह से 50 सैनिक नहीं आए, एब्सेंट हो गए। तो अब पूछ रहा है कि जो खाना जो बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, चलिए पहले हम निकाल लेते हैं कि 50 सैनिक नहीं आने के कारण खाना कितने दिन तक चला। ठीक है, उसके बाद हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा दिन चलेगा। ठीक है, 250 सैनिक हैं, 250 सैनिक हैं, उसको खाना को 30 दिन में खाते हैं। ठीक है, अब 50 सैनिक उसका एब्सेंट हो गए, नहीं आए। ठीक है, तो कितना सैनिक बच गए, 200 सैनिक बच गए। तो ये 200 सैनिक मान लीजिए कि 1 दिन तक खाना चला। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिए। 200 से मान लीजिए कि इसको 8 बार में काट दीजिए, 25 8 200 और 25 गुना 10 250 कट गया। इसको आप फिर से काट दीजिए, 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से 30 कितना बार में जाएगा, 7.5 बार में, 7.5। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू 7.5 इंटू 5 आ गया। ठीक है, कितना होगा x का वैल्यू, 25, 2 बचा 35 और 2 37, 37.5 इसका आ गया कि 37.5 37.5 दिन चलेगा। तो पहले खाना पूछा क्या है कि कितने दिन अधिक चलेगा, कितने अधिक दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो पहले खाना 30 दिन तक चलता था, अब खाना 37.5 दिन तक चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि 50 सैनिक अब्सेंट थे। ठीक है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा, तो 37.5 में से 30 घटा दीजिए, यानी 7.5 डेज आपका खाना एक्स्ट्रा चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए, बी और सी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है ए, बी और सी का। ठीक है, और उनका आयु का योग, उनका एज का सम दे दिया है, कितना दिया है, 77। ठीक है, और क्या है, 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात निकालना है। तो पहले आप ए, बी और सी का एज निकालिए, उसके बाद 10 साल का बोला है तो 10 आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ए, बी, सी का एज तो निकालें आराम से। ठीक है, कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना दिया हुआ है, 2 4 5। इस तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है। तो 5 4 9 और 2 11, 11 x ले लेते हैं। ठीक है, 2x 4x और 5x लिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं, 2x 4x और 5x लिए हुए हैं, तो टोटल 11x हो जाएगा। 11x का वैल्यू 77 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 14, b का वैल्यू हो जाएगा 7 × 4 28, और c का वैल्यू हो जाएगा 7 × 5 35। क्या पूछा है, a और b की आयु का अनुपात 10 वर्ष के बाद। तो a और b कितना आ गया, 14 और 28। 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, दोनों में 10 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, एक तो 24 आ जाएगा और दूसरा 38 आ जाएगा, मतलब 24 और 38 आ जाएगा। सो काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 और 19। ये आपका रेशियो बना ए और बी का 10 साल के बाद का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल शंकर किसका नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल शंकर किसका नाम था। तो मूल शंकर इसमें से किसका नाम था, दयानंद सरस्वती का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इनका क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त 1897 ईस्वी में क्या किया था इसने, इन्होंने क्या किया था, एक मिशन का स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन के नाम से। रामकृष्ण मिशन किसके नाम पर, अपने गुरु के नाम पर। क्या नाम था गुरु का, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, किनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में हिंदी में भाषण दिया था। और क्या यूज़ किया था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ठीक है, शिकागो कहाँ पड़ता है, यूएसए में, मांस की नगरी बोलते हैं शिकागो को। ठीक है, बीरबल, बीरबल का मूल नाम क्या है, महेश दास। क्या, महेश दास। किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्या है, बाल गंगाधर तिलक, क्या नाम था इनका, केशव। केशव इनका उपनाम था, केशव। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से और क्या क्वेश्चन पूछता है, जो महाराष्ट्र में गणेश पूजा है, गणेश पूजा का शुभारंभ किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणेश पूजा का शुभारंभ किया था। इनसे क्वेश्चन पूछता है बुक से। ठीक है, कौन कौन सा बुक है, गीता रहस्य, गीता रहस्य, और क्या है, केसरी, केसरी, और क्या है, मराठी। इनका 3 बुक फेमस है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है बाल गंगाधर तिलक से। गीता रहस्य 1908 से 1914 के बीच। कौन सा जेल, म्यांमार का मांडले जेल, म्यांमार का मांडले जेल। ये पूछता है कि कौन से जेल में लिखे हुए थे, तो म्यांमार का मांडले जेल। ठीक है, वहां पे इन्होंने गीता रहस्य अपना बुक लिखा था। केसरी है, ये किस लैंग्वेज में है, मराठी में। अब मराठी किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में। ये सब आपको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये 11वें नंबर का वीडियो है, इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जितना भी सब स्टैटिक जीके है आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती आपको बता दिए, इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, इनका फेमस नारा क्या है, वेदों की ओर लौटो। क्या है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इनका एक समाज का स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। कौन समाज था, आर्य समाज। आर्य समाज, आत्मीय समाज नहीं, आत्मीय समाज का स्थापना किसने किया था, किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का स्थापना किया था, वेदों की ओर लौटा इनका प्रमुख नारा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ प्रतीक, महत्वपूर्ण प्रतीक, ये आपका एग्जाम में घूर फिर के आते रहता है कि इनका प्रतीक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते रहता है महात्मा बुद्ध से। तो ये कोमल नहीं है, कमल है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ये कमल है। कमल और सांड क्या चीज का प्रतीक था, तो उनका जन्म का प्रतीक था। क्या चीज का, बर्थ का प्रतीक था, जन्म का प्रतीक था। हाथी, हाथी क्या चीज का प्रतीक था, तो उनका गर्भ धारण का, जब उनकी माँ गर्भ धारण की थी तो उसका प्रतीक था हाथी, गर्भ धारण। ठीक है, घोड़ा की क्या चीज का प्रतीक था, तो गृह त्याग का, मतलब घर छोड़ने का, गृह त्याग का। ठीक है, पीपल जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, कहाँ पे है, गया में। एक क्या चीज का प्रतीक था, एक ज्ञान का प्रतीक था, ज्ञान का प्रतीक था उनका। ठीक है, स्तूप एक क्या चीज का प्रतीक था, तो उनका मृत्यु का, उनका मृत्यु का। ठीक है, आपको याद रखना है कमल व सांड जन्म का, हाथी क्या चीज का, गर्भधारण का, घोड़ा क्या चीज का, गृह त्याग का, पीपल क्या चीज का, ज्ञान का,
स्तूप का जिसका मृत्यु का, ये जो बोधि वृक्ष है, इसको बंगाल के किस शासक ने काटा था? आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो बंगाल का शासक था, उसका नाम क्या था जिसने बोधि वृक्ष को काटा था? ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। मौसम संबंधी घटनाएं निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस मंडल में दिखाई पड़ता है? मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होता है? मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है, कहाँ पे होता है? ये क्षोभ नहीं है, ये क्षोभ ऐसे ये वाला है, क्षोभ मंडल। ठीक है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में। समताप मंडल के लिए पूछता है, स्ट्रेटोस्फीयर के लिए आपका जो एरोप्लेन चलता है ना, एरोप्लेन भी आपका इसी मंडल में चलता है। कहाँ पे? समताप मंडल में। ठीक है, ये ओजोन स्फीयर है, इसमें आपका जो ओजोन लेयर होता है ना, हम ओजोन लेयर जहाँ है उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन लेयर बनाया गया है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको ओजोन लेयर रोक देती है। ठीक है, पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती है। तो पूछता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में है? तो किस मंडल में है? ओजोन मंडल में। ठीक है, आयनोस्फीयर में जो आपका रेडियो टीवी, राडार, इस सब का जो सैटेलाइट होते हैं ना, कहाँ पे होते हैं? आयनोस्फीयर में ही होते हैं सैटेलाइट। ठीक है, आयनोस्फीयर में होते हैं। और बहिर्मंडल आपको पता ही है कि सबसे बाहरी परत जो है एक्सोस्फीयर, सबसे बाहरी मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ट्रोपोस्फीयर से मौसम संबंधी घटनाएं, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल जहाँ पे एरोप्लेन चलता है, ओजोन मंडल ओजोन लेयर जहाँ पे आपका पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिस लेयर में होता है उसको क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल जहाँ पे रेडियो टीवी रडार के जो सैटेलाइट होते हैं उसको आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुपर मॉम के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैरी कॉम को जाना जाता है। कहाँ की थी? असम की। ठीक है, क्या थी? बॉक्सिंग प्लेयर थी मैरी कॉम। ठीक है, पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से। क्या चीज से? उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख। क्या? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गांगुली। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर। ठीक है, राहुल द्रविड़ किसके नाम से जाना जाता है? दीवाल। ठीक है, हरभजन सिंह दी टर्वनेटर। ठीक है, शोएब अख्तर पिंडी एक्सप्रेस। कौन सा? भिंडी नहीं, पिंडी एक्सप्रेस। चलिए, पिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, इस सब नाम को याद रखना है कि सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम, पीटी उषा उड़न परी, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर, राहुल द्रविड़ दीवाल, हरभजन सिंह द टर्मिनेटर और शोएब अख्तर पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी वनस्पति जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे ड्राई एरिया हो, जहाँ पे सूखा एरिया हो, वहाँ पे पाई जाती हैं, तो ऐसे वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ऐसी वनस्पति को आप जेरोफाइट बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, जेरो का मतलब जहाँ पे सूखा क्षेत्र है, ड्राई क्षेत्र है, उसको हम जेरो बोलते हैं। वैसी वनस्पति जहाँ यहाँ पाई जाती है उसको हम जेरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में जहाँ ऐसे पेड़ पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट ऐसी वनस्पति जो केवल पानी में पाई जाती है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी।
तो ऐसी वनस्पति जो केवल पानी में पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? हेलोफाइट। ऐसी वनस्पति जो कि आपका सॉल्टी एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। सॉल्टी एरिया मतलब नमकीन क्षेत्र, जैसे समुद्र के आसपास के एरिया में ऐसे पेड़ पौधे को क्या बोला जाता है? हेलोफाइटा बोला जाता है। ठीक है, हेलोफाइट बोला जाता है। लिथोफाइटा, लिथो का मतलब होता है पत्थर पहाड़। क्या होता है? पत्थर पहाड़। तो ऐसे वनस्पतियां जो कि आपका पत्थर पहाड़ में पाई जाती हैं, पत्थर पहाड़ में पाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? लिथोफाइटा। हेलोफाइटा जो सॉल्टी एरिया, जो कि नमकीन एरिया है, वहाँ पे पाई जाती हैं वनस्पतियाँ, हेलोफाइटा कहती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ जो कि आपका जल में केवल पाई जाती हैं, उनको हाइड्रोफाइटा बोलते हैं। जेरोफाइटा ऐसी वनस्पतियाँ जो कि मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, उनको जेरोफाइट बोला जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान क्या बोलते हैं उसको? बोटनी। बोटनी। ठीक है। इस बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। पूछता है कि बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी के अरस्तु, जूलॉजी के अरस्तु। बायोलॉजी और जियोलॉजी के दोनों का अरस्तु, लेकिन बोटनी के थियोफ्रेस्टस। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान निर्माण के समय संचालन समिति का अध्यक्ष, एग्जाम में पूछते रहता है, इससे जो संविधान निर्माण हो रहा था उस समय किस समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। यहाँ पे पूछा है संचालन समिति का अध्यक्ष। ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें से आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप आराम से पकड़ सकते हैं कि इसमें से कौन किस समिति का अध्यक्ष था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी संघ वर्ड है ना, संघ मतलब संघ, समिति मतलब यूनियन। ठीक है। तो वहाँ पे आप आराम से पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा के क्वेश्चन को आगे निकलिए। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ भी प्रांतीय बात करें, जहाँ भी प्रांतीय बात करें तो वहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल चूज करना है ऑप्शन में से। ठीक है। संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था 1928 में। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बुक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बता चुके हैं, कितने बार बता चुके हैं आपको? डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी तक तो आपको याद होने चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और क्या है? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तीसरा क्या है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइस, मतलब भारत ही नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे, कौन रहेगा। ठीक है। ये 3 बुक है, आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ये तीनों बुक पूछता है एग्जाम में। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये किसका अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति। किसका? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्या है? जेबी कृपलानी ये किसका अध्यक्ष थे? झंडा समिति का। किसका अध्यक्ष थे? झंडा समिति का। ठीक है। झंडा के जो मेरा तिरंगा है, तिरंगा को किसने बनाया था? तिरंगा को बीच में नहीं है, तिरंगा को किसने? ठीक है। और एक और पूछता है कि तिरंगे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और वास्तुकार कौन थे इनका? वास्तुकार कौन थे तिरंगा का? क्या था? पिंगली वेंकैया नाम था उनका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा या चिकित्सा के जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ठीक है, चिकित्सा के जनक आपको पिछला क्लास में बताए थे हम, किसको समझा जाता है? तो चरक को। किसको? चरक को। चरक कौन थे? चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क किसका राजा था? कुषाण वंश का राजा था। ठीक है। अरस्तु जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का जनक कौन था? अरस्तु। हेरोडोटस इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस। ठीक है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान। कौन सा? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है। जो अरस्तु है एक किसका है? जूलॉजी का भी है। जूलॉजी 3 हो गए ना, बायोलॉजी, जूलॉजी और जीव विज्ञान। बायोलॉजी का कौन है? अरस्तु। जबकि बोटनी का कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकेंड। कौन? अकबर सेकेंड। ठीक है। इनका पुस्तक से नाम पूछता है। इनका पुस्तक का क्या नाम था? इनका पुस्तक का नाम था संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। किनका? राजा राम मोहन राय का। इनका एक अखबार था, अखबार का क्या नाम था? मिरातुल। क्या नाम था? मिरातुल। ठीक है। आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज और सती प्रथा किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय। इतना चीज आपको याद रखना है। राजा मोहन राय से संवाद कौमुदी, मिरातुल, आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, सती प्रथा किससे रिलेटेड है? राजा मोहन राय से। और भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन। ठीक है। परमाणु ऊर्जा, तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। पार्लियामेंट की जननी किसको बोला जाता है? तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन को बोला जाता है। वहीं से पार्लियामेंट का उत्पत्ति हुआ था। पार्लियामेंट का मतलब संसद। ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।